मैं लौटती हूँ 2024 की तस्वीर पर। विपक्ष के मुद्दे एक तरफ हैं और सत्ता पक्ष का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, वो एक तरफ है। ये मुद्दे जमीन पर नहीं है क्या? इन मुद्दों पर जनता वोट नहीं करती क्या? ये मुद्दे अनर्गल प्रलाप हैं क्या? सरकार कॉन्फिडेंट है, 370 का और 400 पार का नारा है। प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी यूएसपी उनका कॉन्फिडेंट होना है, और कॉन्फिडेंट होने से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखना है। ये एक पॉलिटिकल स्पीच थी जो कि होनी थी। ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है कि जब प्रधानमंत्री भाषण देंगे, तो मैंने आपको सुबह कहा था कि आज प्रधानमंत्री जी वो रास्ता प्रशस्त करेंगे 2024 का, कि कैसे हम 2024 में तीसरी बार जीतकर आ रहे हैं। वो ऐलान करेंगे इस बात का कि हम आने वाले हैं। तो उन्होंने उसके इर्द गिर्द पूरी जो भूमिका रखी, उन्होंने उसके इर्द गिर्द रखी। तो कॉन्फिडेंस तो उनका यूएसपी है। उन्होंने विपक्ष को डिमोलिश किया, और विपक्ष नहीं, मुझे लगता है कि 90-100 मिनट के आसपास वो बोले होंगे। मुझे लगता है 70-75 मिनट वो कांग्रेस पे बोले। तो एक धुरी कांग्रेस जो उसके पैरेलल खड़ी है बीजेपी के, कमजोर कांग्रेस भी, लेकिन कांग्रेस को लेना मजबूरी थी, और राजीव रंजन बैठे हैं, उनके नेता ने कांग्रेस को लेने की वकालत की थी कि बिना कांग्रेस के विपक्ष तो नहीं हो सकता। तो वो भी कोस के गए कांग्रेस को, और प्रधानमंत्री भी 70-75 मिनट पर तक कांग्रेस को कोसते रहे। उनमें उस कांग्रेस में उनको मीट दिखता है, क्योंकि जब वो कांग्रेस की बात करेंगे तो परिवारवाद की बात करेंगे। वो 75 साल में कैसे कांग्रेस ने 50 साल से ऊपर शासन किया है और कैसे वो नहीं कर पाए, उनके फेलियर की बात करेंगे, और उसके लिए वो तर्क ढूंढेंगे। तो वो तर्क ढूंढकर उन्होंने अपने सामने, जनता के सामने रख दिया। ट्रस्ट का फैक्टर है एक। प्रधानमंत्री को लगता है कि जनता उन पर विश्वास करती है, और प्रधानमंत्री को क्या लगता है, प्रधानमंत्री जिस तरीके से एक रिलेंटनेस कैंपेनर हैं, तो नतीजे इस तरफ इशारा करते हैं कि प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस सही है। लेकिन जो एक कहावत है अंग्रेजी में कि डेविल लाइज इन द डिटेल, प्रधानमंत्री डिटेल्स में नहीं जाएंगे, वहां जाना हमारा काम है शायद। और सरकारें सब कुछ सच नहीं बताती हैं, छिपाती हैं। ये तो सीजेआई ने कहा था, मुझे याद है। तो प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार की बात की, उन्होंने हैमर किया कि चाहे पत्थर फेंकते रहो, मैं विकसित भारत की नींव बना लूंगा उस पत्थर को, उस ईंट को। तो विक्टिम कार्ड भी खेले, पहले भी खेल चुके हैं 1-2 बार, और यह कहते हुए कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा, परिवारवाद को बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन ईडी के रिपोर्ट में अगर आप जाइए, उन्होंने कहा कि इनके टाइम में 5,000 करोड़ रुपया सीज किया था, हमने 1 लाख करोड़ रुपया किया है। लेकिन ये सेलेक्टिव आउटरीच है, ये तो सब जानते हैं, और सरकारें ये करती हैं। 99% इन पॉलिटिकल केसेस में ईडी फेल हो जाती है, कन्विक्शन रेट बहुत कम है। ये भी सच है कि 95% केसेस जो हैं वो पॉलिटिकल ओपोनेंट के ऊपर है। इसका कोई माकूल, इसको बहुत सेलेक्टिवली इसको छोड़ देना पॉलिटिकल समझदारी है। नहीं, लेकिन ये ऑपोजिशन जिसको हैमर करने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ये उस ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी है कि वो उतना ही मजबूती से पेनिट्रेट करे, जनता के बीच जाए। और क्या कांग्रेस का बैगेज उतना ज्यादा है कि उसके पास डिफेंस अपना या अपना बचाव बेहद कम है? यही कई बार कमजोर कड़ी होती है, और इस कमजोर कड़ी को प्रधानमंत्री ने अपने स्ट्रेंथ के तौर पे आज तक वो इस्तेमाल करते आए, और आज भी उन्होंने किया। उन्हें लगता है उनके सामने जो उनके पैरेलल एक पार्टी खड़ी है वो एक कमजोर कांग्रेस है, और जो अभी एक कुनबा बना था, जो इंडिया ब्लॉक बना था, वो जिस तरीके से बिखरा है, प्रधानमंत्री को एक मौका मिलता है नीतीश कुमार को अपनी तरफ लाके, और यही करने के लिए नीतीश कुमार को अपने साथ लाए कि आने वाले समय में वो डिमोलिश करके बताएंगे कि इंडिया ब्लॉक तो रहा ही नहीं। तो सुप्रिया सिर्फ एक चीज मैं पढ़ देता हूं, प्लीज करिए। एक चीज मैं पढ़ देता हूं जिसका हवाला आपने दिया, और आरपी सिंह जी आपको मेरठ लेके चले गए कि मेरठ चलिए किसानों के बीच। तो मैंने जिस स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का आपने हवाला दिया उसको पढ़ देता हूं। आरपी भाई, ये स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोसेसिंग। ये फार्मर्स की इनकम पे क्या कहता है, इसमें 2 लाइन पढ़ देता हूं। इट इज a fact that many departments and organizations and ministries of the government of
India are responsible for doubling of income of each and every farmer of this country within a fixed time frame. But there is no denial that major task of doubling of income of farmers lies with the Department of Agriculture and Farmers Welfare. It appears from the reply furnished by the department that the department is far from doubling the income of farmers. Rather, in some states, सुनिएगा आरपी भाई, between 2015-16 and 18-19, that is 4 years, like Jharkhand, it has come down from 7,068 to rupees 4,895. For Madhya Pradesh, it has come down from 9,740 to rupees 8,339. For Nagaland, वो आगे बताते हैं, स्टेट्स में कम भी हो गई बढ़ने के बजाय। ये स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, और ये पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी जो है वो मिनी पार्लियामेंट कही जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि डेविल लाइज इन द डिटेल्स। आरपी सिंह, इस डिटेल्स को बहुत कन्वीनियंटली तो सत्ता पक्ष के लोग छोड़ देते। आपका टारगेट था आरपी सिंह, अभी सुकेश ने वो स्टैंडिंग कमेटी में जो रिपोर्ट रखी गई वो पढ़ दी। 2022 की रिपोर्ट भी सुकेश भाई कल आते डिबेट पे 2022 की रिपोर्ट भी जरा पढ़ दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। 22 की पढ़ा भाई। दूसरी बात, अरे सर मैं एक मिनट, आपने देखो गरिमा बहन, आप सबको हमको बात करने नहीं देती। मैंने टोका आरपी भाई, मैंने कहा 22 की करूंगा। आपकी डिबेट में पूरा समय लीजिए, बैठा करूंगा तभी बात बनेगी। आरपी सिंह जी, आप पूरा समय लीजिए। मैंने टोका, गरिमा जी ने नहीं टोका आपको। गरिमा तो चुप बैठिए। मैं कह रहा हूं 2022 की रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये आपको ठीक कर दूं, 2022 की रिपोर्ट है ये। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। परंतु जो मूल बात है, जो भ्रष्टाचार की लड़ाई के बारे में बात करते हैं तो आप तो चिंता करते नहीं, आप तो कहते नहीं सिलेक्टिव। अभी मैं सुन रहा था सुकेश को भी 99% ईडी के केसेस फेल होते हैं, कुछ परसेंटेज 95% दे रहे। सर कोर्ट के फैसले कितने केसेस में है उसके हिसाब से परसेंटेज गिनिए ना, उसी के हिसाब से गिन देती हूं। 5,500 केस रजिस्टर्ड है, 25 में ट्रायल पूरा हुआ है और 24 केसेस में सजा हुई है। कन्विक्शन रेट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ईडी की सक्सेस रेट क्या हुई? इसका मतलब अगर ट्रायल कोर्ट लंबा लेती तो उसमें ईडी की गलती क्या है? उसमें ईडी कहां से दोषी हो गई? और ये जो 95% केसेस ऑपोजिशन के खिलाफ हैं, आपके सब पाक साफ हैं।